वो क्लोए और उसके भाई के बीच में खड़ा हो जाता है, सीधा नॉक्स की आंखों में देखता है और कहता है, मैं स्वॉर्ड गॉड के श्राप से भागता रहा, लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे अपनाता हूं। आखिर में गामा एक कदम आगे बढ़ता है और उसके नाम का असली मतलब सामने आता है, स्वॉर्ड डीमन। इतना कहकर गामा उन दोनों असासिन भाई बहन के बीच से निकल जाता है और पीछे मुड़कर कहता है, नॉक्स मेरे साथ चलो। इस दौरान ली वॉन बिन अपने ऑफिस में बैठा होता है। उसके दिमाग में अपने स्टूडेंट के ख्याल घूम रहे होते हैं। उसने सुबह जब गामा को क्लास में देखा था तभी समझ गया था कि उसके साथ कुछ बड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, बिल्कुल खाली, और वो अंदर से परेशान लग रहा था। जब वो ख्यालों में डूबा होता है तब एक और इंस्ट्रक्टर खुशी खुशी उसके ऑफिस में आता है और मजाक करते हुए उसके गंजे सर पर कमेंट कर देता है। लेकिन उनका मजाक ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि तभी ली वॉन बिन को एक अर्जेंट कॉल आता है एकेडमी के एडमिनिस्ट्रेटर्स का। वो बताते हैं कि उन्हें उसके एक स्टूडेंट के लिए सब स्पेस एक्सेस करने की परमिशन चाहिए। ली वॉन बिन घबराकर पूछता है, कौन सा कैडेट, किसने सब स्पेस एक्सेस मांगा है अचानक? एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, कांग गामा। वो नॉक्स एडिटर के सामने लड़ने के लिए सब स्पेस यूज करना चाहता है। अब स्टेज सेट हो चुका था, गामा वर्सेस नॉक्स, एक डेडली बैटल के लिए। गामा सब स्पेस के वेटिंग रूम में शांत बैठा था। मैच शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। उसने सोचा था सब स्पेस का एक्सेस मिलना मुश्किल होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली सब कुछ काफी आसानी से हो गया। ये सब मीडिया की वजह से हुआ था। उसने कम से कम इतना तो एंश्योर किया था कि गामा एक प्रोफेशनल असैसिन से लड़ते हुए सेफ रहे। सब स्पेस में फाइट होने का एक फायदा था, वो फिजिकली इंजर्ड नहीं होगा, लेकिन मेंटल डैमेज होने के चांसेस अब भी ज्यादा थे। फिर भी गामा के लिए एक ही बात मायने रखती थी, जब तक मैं जीत सकता हूं बाकी सब बेकार है। उसके वेटिंग रूम के बाहर से अरीना क्राउड की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लगता था पूरा एकेडमी एक्साइटेड था। आयरनी ये थी कि गामा तो हमेशा बैकग्राउंड में रहना चाहता था, लेकिन अब सबके बीच मेन फोकस बन गया था। उसके पास बैठी क्लोए गिल्ट और दुख में डूबी हुई थी। उसे लग रहा था ये सब उसकी वजह से हुआ है। गामा उसे शांत करते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, और वो उसे अपना कुछ बैटल गियर भी देती है, कहकर इससे सब ठीक हो जाएगा। फिर वो घबराहट से कहती है, नॉक्स बहुत स्ट्रांग है और पूरे एडिटर हिस्ट्री का सबसे टैलेंटेड जीनियस माना जाता है। डार्क आर्ट्स में उसका कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ 14 साल की उम्र में उससे कहा गया था द पिनिकल ऑफ द डार्क आर्ट्स। क्लोए भी खुद कहती है, हाँ नाम थोड़ा क्रिंज है, लेकिन वो वाकई डेंजरस है। गामा अपने हाथ में रोज कलर्ड ब्लेड देखता है और सोचता है उस हर डिसीजन के बारे में जो उसे यहां तक ले आया। उसके पुराने गुरु हमेशा कहते थे, तुम्हारा नसीब तलवार से जुड़ा है, तुम पूरी जिंदगी एक ब्लेड के साथ ही रहोगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि अगला जन्म मिलने के बाद भी वो एक सशीमी नाइफ लेके घूम रहा होगा। तभी स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है, द सब स्पेस बैटल बिटवीन गामा एंड नॉक्स एडिटर इज अबाउट टू बिगिन। वो खड़ा होता है, क्लोए की तरफ देखकर कहता है, चिंता मत करो, मैं जीतूंगा। जब वो अरीना में कदम रखता है, उसके कान में स्टूडेंट्स की चीयरिंग गूंज उठती है। माहौल इतना इंटेंस था कि गामा को लगा जैसे वो रोमन एम्पायर का एक ग्लैडिएटर हो। दूर से उसे दिख रहा था, पूरी स्टार क्लास भी ऑडियंस में थी, जिनमें गेम के मेन कैरेक्टर्स भी शामिल थे। थोड़ी देर बाद नॉक्स भी अरीना में प्रवेश करता है और सीधा गामा को घूर कर देखता है। उसे बुरा लगता है कि गामा जैसा लड़का एक गर्ली किचन नाइफ लेकर उसे चैलेंज कर रहा है। उसका किलिंग इंटेंट इतना तेज था कि कोई भी डर जाए, लेकिन गामा तो उल्टा उसे और चिढ़ाता है। कहता है, जो असली मास्टर होता है वो अपने हथियार को कभी ब्लेम नहीं करता। नॉक्स गुस्से में अपनी तलवार निकालता है, एक एस रैंक स्वॉर्ड जिसका नाम है 2 हंग्रियन ब्लेड्स। और सिर्फ तलवार ही नहीं, उसके पास एक और डेंजरस चीज थी, द ब्लेसिंग ऑफ द क्रो। एक ऑरा इतना डार्क और पावरफुल कि उसके सामने खड़े रहना भी हिम्मत मांगता है। लेकिन गामा भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके हाथ में थे डुअल डिस्काउंट ग्रेड किचन नाइव्स। हाँ सही सुना, ये हमेशा याद रहने वाला फाइट होने वाला था। सब स्पेस बैरियर डिप्लॉय होता है और पूरी तरह से एक्टिवेट होने से पहले ही गामा और नॉक्स दोनों एक साथ हवा में उछलकर एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। गामा पेनलेस ब्लेसिंग एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो दोनों नाइव्स निकालता है, स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग तुरंत जाग जाती है। स्टैंड्स में बैठे स्टूडेंट्स बस शॉक में देख रहे थे। अरीना के अंदर क्या हो रहा है कोई समझ नहीं पा रहा था। ये मैच तो सबको इजी विन लग रहा था, एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट वर्सेस एक ट्रेंड असैसिन। लेकिन दोनों के मूव्स इतने तेज थे कि आंख उन्हें फॉलो ही नहीं कर पा रही थी। स्टार क्लास के स्टूडेंट्स भी हैरान हो जाते हैं, स्पेशली एबिल, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को उसने वीक बोला था वो इतना जबरदस्त फाइट कर रहा है। स्वॉर्ड्स एक के बाद एक टकरा रहे थे और गामा हर बार नॉक्स के अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। नॉक्स फ्रस्ट्रेट होकर एक और अटैक लॉन्च करता है, इतना तेज कि उसके 3 आफ्टर इमेजेस नजर आते हैं। लेकिन फिर भी गामा पर एक भी अटैक का असर नहीं होता।
ऑडियंस समझ रही थी कि नॉक्स जबरदस्त लड़ रहा है और गामा बस बच रहा है, लेकिन एबल सच जानती थी। जो सच में देख सकता था वो समझ रहा था कि गामा हर अटैक को परफेक्टली डॉज कर रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो लड़ ही नहीं रहा, सिर्फ अपनी बॉडी से इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट कर रहा है। अब नॉक्स और गुस्सा हो जाता है। उसने अपनी ब्लेसिंग ऑफ द क्रो भी यूज कर ली थी, सोचा कि उससे गामा को उड़ा देगा, लेकिन गामा ने उस सबको भी नथिंग जैसा बना दिया। अब जब नॉक्स ने खुद देख लिया कि गामा कितना स्किल्ड है, तो वो डिसाइड करता है एक ही बार में सब खत्म करेगा, एक पावरफुल स्लैश जो पूरे फील्ड को चीरते हुए निकल जाए। इसी मोमेंट में गामा अपना सशिमी नाइफ जमीन पर गिरा देता है और क्लोए के दिए हुए रोजी ब्लेड को पकड़ लेता है। उसके स्टांस में इतना कॉन्फिडेंस था कि उसे देखकर नॉक्स का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे लगता है ये कोई ऑर्डिनरी लड़का होता कौन है जो मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। दोनों अपने अटैक्स चार्ज करते हैं, नॉक्स अपना अल्टीमेट स्ट्राइक और गामा अपना स्वॉर्ड गॉड इन्फ्यूज्ड स्लैश। लेकिन नॉक्स मूव भी नहीं कर पाता क्योंकि एक पल में ही गामा अटैक कर चुका होता है। एक फ्लैश के साथ ही मैच डिसाइड हो जाता है। ये वही लड़का था जो हमेशा शांत सिंपल लाइफ जीना चाहता था, रूल्स फॉलो करता था, स्पॉटलाइट से बचता था, और अब उसने अपना पूरा शरीर स्वॉर्ड गॉड को दे दिया था, सिर्फ एक मकसद के लिए, नॉक्स को इतना क्लीन कट करना कि उसे समझ ही ना आए कि वो कब कटा। अरीना में डेड साइलेंस छा जाती है, सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नॉक्स का एक हाथ, जिसमें अभी भी उसकी तलवार पकड़ी हुई थी, हवा में घूमता है और धड़ से जमीन पर गिर जाता है। ये था कांग गामा के ओरिजिन का पहला पल, और वो मोमेंट जब उसने अपनी पीसफुल लाइफ से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। गामा मुड़कर नॉक्स की तरफ देखता है और एक स्मूथ मोशन में उसे पूरी तरह क्लीनली स्लाइस कर देता है। फाइट खत्म, सब स्पेस बैरियर ऑफ हो जाता है। क्राउड अब भी शॉक में चुप बैठा है। नॉक्स जमीन पर पड़ा सांस लेने की कोशिश कर रहा है, उसके हाथ अब भी अलग पड़े हैं। गामा अपनी ब्लेड को शीत में डाल देता है और अनाउंसर की आवाज गूंजती है, विनर कांग गामा। गामा बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होता ये देखकर कि पूरा क्राउड इतना चुप है कि कोई चीयर भी नहीं कर पा रहा। उसने अभी अभी ऐसी अनबिलीवेबल पावर दिखाई थी, वो भी एक मछली काटने वाली छुरी से, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है। चाहे जितनी भी पावर मिल जाए, इंसान को काटना उसके लिए अब भी अजीब और अनप्लेजेंट लगता है। बस ये सोचकर वो थोड़ा तसल्ली लेता है कि माओ ब्रदर्स और नॉक्स के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब स्पेस के अंदर था। मतलब असल में वो किसी को सचमुच नहीं मार रहा था। नॉक्स अब भी जमीन पर पड़ा सांस लेने की कोशिश कर रहा था और गामा उसे देखता हुआ मन ही मन एडमायर करता है। क्लोए ने जैसा कहा था वैसे ही, नॉक्स सच में एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर था। उसका बैटल सेंस और इंस्टिंक्ट्स कमाल के थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसका किलिंग इंटेंट इतना तेज था कि कोई भी उसके इरादे महसूस कर सकता था। अनाउंसर बार बार डिक्लेयर करता है, द विनर ऑफ दिस ड्यूअल इज कांग गामा। ये आवाज जैसे ही अरीना में गूंजती है, सब लोग अपने ट्रांस से निकलते हैं और अरीना एकदम चीयर और शॉक से भर जाता है। एक फर्स्ट ईयर स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट ने एक सोफोमोर असैसिन को हरा दिया था, ये बात किसी के लिए भी हजम करना आसान नहीं था। उस पल के बाद से गामा की शांत सिंपल लाइफ ऑफिशियली खत्म हो जाती है। ये वो रास्ता था जो उसने खुद चुना था। अब सिर्फ एक ही काम बचा है, अपनी विल पावर और ग्रिट के दम पर सब बर्दाश्त करना। अगले दिन तक भी पूरी एकेडमी में सिर्फ एक ही टॉपिक था, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का ड्यूअल। स्टार क्लास में एबिल खिड़की के बाहर देख रही होती है और उसके दिमाग में एक ही चेहरा बार बार घूम रहा होता है, कैंग गामा। उस ड्यूअल के बाद से उसका नाम हर जगह गूंज रहा था और लग रहा था जैसे पूरा स्कूल सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहा हो। वो खुद भी यकीन नहीं कर पा रही जो उसने देखा था। एक लड़का सिर्फ 2 किचन नाइफ्स के साथ ऐसे सोर्ड्समैनशिप दिखा गया था जो देखकर वो खुद को एमेच्योर महसूस कर रही थी। उसकी मास्टरी देखकर उसे लगा कि शायद ये वही टॉप स्टूडेंट था जिसे उसके ग्रैंडफादर उससे छुपा कर रखते थे। ये सोचकर वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई क्योंकि उसने उसे वीक समझकर बात की थी, जबकि असल में वो उससे भी ज्यादा पावरफुल था। उसकी लाउड साई से उसकी डेस्क मेट रेचल उठ जाती है। एबिल माफी मांगती है, पर रेचल तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो सीरियस बात है। एबिल कोशिश करती है बात को घुमाने की कि बस कुछ दिन से ट्रेनिंग नहीं कर पाई इसलिए चिढ़ गई हूं, लेकिन रेचल एकदम सीधा पॉइंट पे जाती है, बॉय ट्रबल हाँ। और ये सुनकर वो खुद ही अनकंट्रोलेबल लाफ्टर में फट पड़ती है। लेडी एबिल, रोमांस, नो वे। एबिल बहुत ऑकवर्डली डिनाई करती है, लेकिन रेचल पहले ही समझ जाती है कि वो ट्रुथ हिट कर गई है। वो ऑप्शंस गिनाना शुरू करती है, लेऑन, द हैंडसम स्टार ऑफ द क्लास। एबिल का एक्सप्रेशन इतना ब्लैंक होता है कि क्लियरली पता चल जाता है, नोप। तो बचा कौन? कैंग गामा। जब रेचल उसका नाम लेती है, एबिल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाती है और ये रिएक्शन ही रेचल के लिए काफी होता है। एक मिस्चीवियस स्माइल के साथ वो एबिल का हाथ पकड़ लेती है और चलो मिलते हैं तुम्हारे हीरो से। एबिल प्रोटेस्ट करती रहती है, पर रेचल उसे खींचकर टाइगर क्लास ले आती है। जब दोनों अंदर आती हैं, पूरी क्लास एकदम शॉक में रुक जाती है। 2 स्कूल ब्यूटीज एक साथ उनके रूम में। रेचल एक स्टूडेंट की डेस्क पर चढ़ जाती है जैसे वो स्टेज हो, और जब कोई उसे डांटने आता है तो वो बस अपनी स्माइल से उसे कंफ्यूज कर देती है। एबिल बस अपना सर पकड़ लेती है, ये लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिरकार वो दोनों गामा के पास पहुंचती हैं, जो अपनी डेस्क पर आराम से सो रहा है और उसके पास क्लोई बैठी हुई है, पूरी फॉनिंग मोड में अपने हीरो को देखते हुए।
रेचल पहले तो क्लोए को गामा की गर्लफ्रेंड समझ लेती है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये तो उसके लिए और ज़्यादा मज़ा का रीज़न बन जाता है। वो सीधा गामा के पास जाती है और उसके कानों में प्यार से हल्की सी हवा फूंक देती है। ये देखकर अबेल और क्लोए दोनों शॉक हो जाती हैं। जैसे ही गामा धीरे धीरे उठता है, रेचल उसके डेस्क पर बैठ जाती है एक फ्लर्टिंग एक्सप्रेशन के साथ और पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? गामा ऑलरेडी जानता है कौन है ये लड़की, और ऑनेस्टली वो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है एक और गेम की हीरोइन को अपने सामने देखकर। रेचल अपनी उंगली उसके पास लाती है और उसके गाल पे पोक करने ही वाली होती है जब गामा बस ब्लैंक स्टेयर देता रहता है। अंदर से उसका इंट्यूशन चिल्ला रहा होता है, यह सिचुएशन बहुत ही डेंजरस है। अचानक उसका हाथ कोई जोर से पकड़ लेता है। क्लोए। वो इतनी गुस्से में होती है कि उसकी आंखों से मर्डरस ऑरा निकल रहा होता है। क्लोए गरज कर पूछती है, सोच क्या रही हो हाँ? लेकिन रेचल तो और ज्यादा मजा लेने लगती है। गामा को तब समझ आता है कि डेंजर उसके सामने नहीं बल्कि क्लोए से है। क्लोए का पर्सनैलिटी फ्लिप हो जाता है। वो अपने यांडरे पॉकेट डायमेंशन से एक बॉक्स कटर निकाल लेती है। अगर ये क्लासरूम नाइफ फाइट अभी यहाँ हुआ तो गामा के फ्यूचर में बड़ी दिक्कत आ सकती है। ये सब कॉम्बिनेशन उसने कभी गेम में नहीं देखा था और अब वो बस ये सोच रहा होता है, ये सब इतना रैंडम क्यों हो रहा है। अबेल तुरंत बीच में आके रेचल को खींचने की कोशिश करती है, यहाँ से चलो, ये हमारी क्लास भी नहीं है। लेकिन रेचल हिलने से मना कर देती है। वो मुस्कुराते हुए बोलती है, रिलैक्स, मैं तो बस हेलो कहने आई थी। और फिर चिढ़ाने के लिए वो क्लोए के सर पर हाथ रखती है और कहती है, छोटी बच्चियां जब बड़े बात कर रहे हों तो बीच में नहीं बोलते। बस अब तो क्लोए के गुस्से का मीटर फुल हो जाता है। वो बॉक्स कटर ओपन करती है और रेचल पे वार करने जाती है। अबेल और गामा दोनों शॉक में रह जाते हैं, लेकिन रेचल एक हाथ से उसका अटैक रोक लेती है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। अब तो रेचल सिर्फ क्लोए को प्रोवोक कर रही होती है। अबेल चीख कर कहती है, रेचल बस करो, कुछ बुरा हो जाएगा। रेचल बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ क्लोए को एक हाथ से फेंक देती है, लेकिन क्लोए एक एक्रोबैटिक फ्लिप मारकर बैलेंस बना लेती है। पूरा क्लास चिल्लाने लगता है, कैट फाइट, कैट फाइट। लड़कों के लिए तो फुल एंटरटेनमेंट, लेकिन गामा तो बस अनॉयड है। ये क्या बकवास ड्रामा बन गया मेरे सामने। तभी रेचल अपना ब्लेसिंग एक्टिवेट करती है, जो उसके क्लैन ऑफ द स्पीयर सेंट से आता है। उसके क्लैन का मोटो है, स्किल्स आर यूजलेस इन फ्रंट ऑफ ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, और रेचल भी उसी पे बिलीव करती है। ब्रूट फोर्स कॉन्कर्स ऑल। वो सीधा गामा से पूछती है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? और गामा बिना हेजिटेशन के बोलता है, नहीं। बस ये सुनते ही क्लोए का गुस्सा उस पर शिफ्ट हो जाता है। गामा तुरंत क्लैरिफाई करता है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। रेचल के चेहरे पर और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। गामा अब भी कंफ्यूज्ड है, ये सब हो क्या रहा है यार। अब जब वो थोड़ा फुल्ली अवेक होता है तो उसकी नज़र अबेल पर पड़ती है, जो उतनी ही ऑकवर्ड और फ्रैजल्ड लग रही थी जितना वो कुछ दिन पहले था। गामा सीधा पूछता है, तुम दोनों यहाँ मेरे पास क्या कर रही हो? रेचल हंसी के साथ जवाब देती है, अबेल तुम्हें देखना चाहती थी इसीलिए हम आए। अबेल शॉक हो जाती है, क्या? नहीं, मैं तो बस, ये तो रेचल ही खींच लाई मुझे। रेचल फेक इनोसेंस से कहती है, ओ रियली, मुझे लगा तुम ही मिलना चाहती हो क्योंकि तुम तो टाइगर क्लास तक आ गई। अब सब लोग अबेल को देखने लगते हैं और वो शायली स्टैमर करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बस। गामा तब फाइनली फेड अप हो जाता है। वो ब्लंटली बोलता है, बस अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। ये सुनकर दोनों लड़कियां शॉक हो जाती हैं और रेचल तो हंसी रोक ही नहीं पाती। उसके लिए तो अब गामा और भी इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वो चीख कर कहती है, वाओ, मुझे इंटरेस्टिंग लड़के पसंद हैं, चलो क्लास के बाद मेरे डोर माना, थोड़ा फन करते हैं। बस ये सुनते ही क्लोए का पेशेंस पूरा खत्म हो जाता है। वो चीख कर कहती है, उससे दूर रहो, ये मेरा गामा है। रेचल फिर से उसे टीज करने जाती है, लेकिन अबेल फाइनली एक्सप्लोड हो जाती है। एबेल भी अपना गुस्सा मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही थी रेचल के फ्लर्ट करने पर। सिचुएशन देख के लग रहा था कि ये सब ज्यादा बढ़ने वाला है, तो रेचल फाइनली पीछे हट जाती है। लेकिन जाने से पहले वो गामा के पास जाकर कहती है, फिर मिलते हैं हैंडसम। गामा तुरंत मना कर देता है, नहीं, वापस मत आना। उसके जाते ही दोनों लड़कियां क्लास से निकल जाती हैं और गामा सीधा वापस सो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। क्लो तुरंत उसके पास दौड़कर जाती है उसका हाल चेक करने के लिए। वो अब भी क्लियरली वरीड और इमोशनल होती है। किसी को नोटिस नहीं होता, लेकिन एबल थोड़ी देर के लिए रुककर चुपचाप गामा को देखती है। उसकी आंखों में एक लॉन्गिंग सी होती है। फिर वो धीरे से वापस मुड़ जाती है। जब रेचल और एबल अपनी क्लास की तरफ लौट रही होती हैं, रेचल बार बार गामा के बारे में सोचती रहती है। वो लिटरली इम्प्रेस्ड थी उसके एटीट्यूड से। थोड़ा कोल्ड होना एक बात होती है, लेकिन उसकी खोखली ठंडी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि अगर वो उससे ज्यादा छेड़ती तो शायद वो उसका गला काट देता। रेचल के लिए ये सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी, पर गामा ने उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह तोड़ दी और उसके अंदर एक ठंडी सी घूमती हुई चिल छोड़ दी। उसके अंदाज से ही ये साफ था कि वो उन फ्लैशी स्टार क्लास स्टूडेंट्स जैसा नहीं है जो सिर्फ स्टाइल दिखाते हैं, स्किल नहीं। रेचल के क्लैन में तो हमेशा से ये रूल रहा है, जो सबसे पावरफुल हो उसी से रिश्ता जोड़ो। और अब उसके लिए गामा एक रेयर रिसोर्स बन गया था, एक ऐसा वॉरियर जिसे वो छोड़ना नहीं चाहेगी। रेचल अचानक रुकती है और एबल से माफी मांगती है। एबल सोचती है कि वो टाइगर क्लास के बच्चों से माफी मांग रही है इतना ड्रामा करने के लिए, पर रेचल सीरियस टोन में कहती है, मैं गामा के लिए सॉरी कह रही हूं, क्योंकि अब जब मैंने डिसाइड कर लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी तरफ अकेडमी के क्लिनिक के अंदर नॉक्स अपने जख्मों के साथ गुस्से से भरकर चलता जा रहा होता है।
उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, मैं उस गामा को मार दूंगा। जिंदगी भर उसने कभी हार नहीं देखी थी। सब लोग उसे ऑडिटर जीनियस बुलाते थे, लेकिन अब एक लड़का आया जो सिर्फ किचन नाइफ से उसे हरा गया। बस उसका चेहरा याद करते ही नॉक्स का खून उबल जाता है। वो सोचता है अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने पूरे क्लैन की पावर बुला लेगा, सिर्फ गामा का सर काटने के लिए। और जब वो काम खत्म करेगा तो क्लो को वापस ले आएगा। उसके लिए क्लो सिर्फ एक बहन नहीं, एक पोटेंशियल एयर है। वो भी उससे ज्यादा पावरफुल बन सकती है, और वो किसी स्पेशल एडमिशन के नमूने को उसे अपने से दूर नहीं ले जाने देगा। बस यही सोच उसके दिमाग में घूम रही होती है। तभी तक वो क्लिनिक के एक रूम के अंदर पहुंचता है और वहां गामा शांति से बैठा हुआ एक एप्पल खा रहा होता है। थोड़ा पहले जब क्लास चल रही थी, गामा ने नोटिस किया था कि क्लो अब भी अपसेट है। रेचल और एबल जा चुकी थीं, पर क्लो के चेहरे पे अब भी गिल्ट और टेंशन लिखा हुआ था। वो खुद ही पहली थी जिसने ब्लेड निकाला था, और अब वो अंदर से टूट सी गई थी। गामा उसके पास जाता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि क्लो कम से कम बॉक्स कटर नीचे रख दे जब बात कर रही हो, पर ऑब्वियसली वो अब भी उसे टाइट पकड़ के रखती है। गामा सॉफ्टली पूछता है, नॉक्स कैसा है अब? और क्लो दुखी सी आवाज में कहती है, मेरा भाई अभी एकेडमी के मेडिकल वार्ड में है। उसकी आंखों में गिल्ट, दर्द और थोड़ा सा डर होता है, क्योंकि अब वो दोनों जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ एक ड्यूअल नहीं थी। ये तो एक शुरुआत थी उस रात की जब स्वॉर्ड डीमन कांग गामा का नाम पूरी एकेडमी में गूंजने लगा था। ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि सबस्पेस के अंदर लोगों को असल में चोट लगती ही नहीं है, तो नॉक्स को मेडिकल वार्ड में एडमिट करने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। क्लो ने भी लास्ट बार सुना था कि उसके कोई फिजिकल इंजरीज नहीं है, फिर भी उसे वार्ड में दाखिल कर दिया गया। खैर, क्लो कहती है कि सब ठीक होगा और गामा को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन गामा का मन शांत नहीं होता। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच चलती है, नॉक्स ऐसा बंदा नहीं है जो सिर्फ एक फाइट से ट्रॉमेटाइज हो जाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे जाके चेक करना होगा, और उसके लिए वो क्लो से नॉक्स के रूम का नंबर पूछता है। थोड़ा मूड लाइट करने के लिए वो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर पैट करता है, जैसे हाउ टू हैंडल यानदेरे टाइप गाइड में लिखा था। और अब हम आज की सिचुएशन पर पहुंचते हैं। गामा खड़ा है नॉक्स के सामने, जो अभी भी शॉक में है उसे अपने रूम में देखकर। गामा कैजुअली इधर उधर देखता है और कहता है, लगता है ऑडिएटर फैमिली के पास पैसा बहुत है, एक बंदा और पूरा फैंसी हॉस्पिटल रूम। नॉक्स अभी कुछ पूछ ही पाता कि गामा बेडसाइड काउंटर से एक स्किनिंग नाइफ उठाता है। नॉक्स तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है, सोचता है कि गामा अब आया है अपना काम पूरा करने। लेकिन गामा चिल रहता है। वो बस एक एप्पल उठाता है, उसका स्किन बड़े आराम से पील करता है और दोबारा टेबल पर रख देता है। फिर वो उठकर डोर की तरफ जाता है और कैजुअली बोलता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया करो, हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये लाइन तो नॉक्स को और भी जला दी। वो गुस्से में अपने स्लीव से एक छुरा निकालता है, तैयार गामा को पीछे से मारने के लिए। लेकिन जैसे गामा ने उसके दिमाग को पढ़ लिया हो, वो टर्न करके वार्निंग देता है, अगर बदला लेने का ख्याल भी दिमाग में आया तो मैं सिर्फ तुझे नहीं, पूरी आर्डिएटर फैमिली को काट दूंगा। ये कहकर गामा डोर जोर से बंद करता है, और इतनी फोर्स होती है कि जो एप्पल उसने पहले पील किया था वो परफेक्ट स्लाइसेस में गिर जाता है, बिना इसके कि नॉक्स को पता चले कि वो कब कट हुआ। गामा कामली क्लिनिक से बाहर निकल जाता है, मिशन पूरा होने के बाद। अब नॉक्स सिर्फ एक मोमबत्ती के जैसा है जो कभी भी बुझाया जा सकता है। उसका कॉन्फिडेंस और विल पावर दोनों टूट चुके हैं। ये सब गामा के ब्रिवाडो और इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस का नतीजा था, और वह बस यही होप करता है कि ये उसके खिलाफ कभी वापस ना आए। आर्डिएटर क्लैन प्रोफेशनल असैसिन्स का ग्रुप है, और वो जानता है कि सिर्फ 30 सेकंड के पेन न्यूट्रलाइजर से वो पूरे क्लैन से नहीं लड़ सकता। हाँ, वो 30 सेकंड में 10 लोग तो निकाल सकता है, लेकिन उसके बाद वो खुद जानता है कि ये एक इम्पॉसिबल फाइट होगी। फिर भी गामा चाहता है कि वो किलिंग से जितना दूर रह सके रहे। वो जब मूनलाइट के नीचे अपने डॉर्म रूम की तरफ चल रहा होता है तो उसे लगता है जैसे वो एक स्टॉर्म के बीच में खड़ा है। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई है, और वो धीरे धीरे इस पागलपनी भरे नए वर्ल्ड का आदत डाल रहा है। बस इतना है कि जब तक नॉक्स चुप रहे तब तक सब ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम उसका इंतजार कर रही है, वो लड़की जिससे वो सबसे ज्यादा दूर रहना चाहता था, रेचल। गेम के ओरिजिनल टाइमलाइन में रेचल पहले एमसी के पास जाती है और एबल से अटैच हो जाती है, लेकिन अब जब उसने पहले गामा को अप्रोच किया तो ये साफ सिग्नल है कि टाइमलाइन पूरी तरह बिगड़ चुकी है। अब गामा को मिड टर्म्स के लिए भी प्रिपेयर करना होगा, और इस बार वो सोचता है कि अब तो सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। मिड टर्म टेस्ट में 5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाना होगा जो मिलकर एक डेमोनिक मॉन्स्टर को हराएंगे। मिड टर्म टेस्ट के लिए 5 स्टूडेंट्स को चुना जाएगा, और ये सिलेक्शन क्लास से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब स्टार क्लास, टाइगर क्लास या कोई भी हो, सबका इक्वल चांस है। इस टेस्ट का मेन फोकस है टीम वर्क। इंडिविजुअल स्किल जरूरी है, लेकिन बैटलफील्ड में अपने कॉमरेड्स पर भरोसा करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट्स कमजोर हैं उनके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि स्ट्रॉन्ग टीममेट्स ढूंढ लो और उनके सहारे क्लियर कर लो एग्जाम। वैसे भी मॉन्स्टर्स कोई खास बड़े इशू नहीं है,
इस टेस्ट में उन्हें जो मॉन्स्टर्स मिलने वाले हैं वो है डैंक डेमोनिक मरमैन। गामा को याद आता है कि गेम में ये क्रीचर्स बहुत ही घिनौने और क्रीपी लगते थे, तो रियल लाइफ में तो और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग होंगे। वो सोचता है काश ये मरमैन के बजाय मरमेड्स होते, कम से कम देखने लायक तो होते। लेकिन मरमेड्स एक्चुअली डेमोनिक ह्यूमंस मानी जाती हैं और वो डेमन आर्मी की मेन फोर्स होती हैं। इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। इन कंपैरिजन डेमोनिक मॉन्स्टर्स सिर्फ उनके गार्ड डॉग्स या पेट्स जैसा रोल प्ले करते हैं। गुड थिंग ये है कि इस टेस्ट के आइलैंड पे सिर्फ मरमैन ही होंगे, तो स्टूडेंट्स को डेमोनिक ह्यूमन से नहीं जूझना पड़ेगा। 1 महीना बीत चुका है जब से गामा ने एकेडमी ज्वाइन की है और आज पहली रात है जब उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। 700 साल हो गए हैं जब ह्यूमंस और डीमंस ने एक दूसरे से ट्रूस साइन किया था, लेकिन जैसे ह्यूमन हिस्ट्री में कभी वॉर खत्म नहीं होती, वैसे ही डीमंस के साथ भी कभी कभी क्लैशेस होते रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। एक मिसाल है आधा सेंचुरी पहले जब 6th लीजन के कमांडर वैसमन ने क्लेम किया था कि वो 1st लीजन के कमांडर को रिवाइव करेगा। उस फैसले ने 1 हफ्ता तक चली बैटल को जन्म दिया था और पूरी सिटी लाल घुन से भर गई थी। आखिर में इंसान जीत गए थे और तभी 7 हीरोज का जन्म हुआ था, लेकिन उनमें से 3 ने अपनी जान दे दी और दोनों फैक्शंस ने डिसाइड किया कि अब और आगे नहीं बढ़ेंगे। तब से अब तक शांति बनी हुई है, लेकिन गामा सोचता है क्या ये सच में पीस है? वो याद करता है कि जो बंदा 1st लीजन कमांडर को 700 साल पहले अकेले सील कर गया था, वो तो सच में एक लेजेंड होगा, क्योंकि 6 कमांडर को गिराने के लिए 7 हीरोज लगे थे और तब भी कुछ लोग मरे थे। और अब उनके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं जब 2nd ह्यूमन डीमन वॉर शुरू होने वाली है और इस बार डीमन किंग खुद आएगा। सोच के ही गामा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन सोचने से कुछ बदलने वाला नहीं। अब उसे मिड टर्म्स पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला काम टीम ढूंढना, पर यह उतना आसान नहीं है क्योंकि गामा के पास कोई दोस्त ही नहीं है। फिर भी अब वो एकेडमी का सबसे फेमस स्टूडेंट बन चुका है, तो शायद वो इस फेम का थोड़ा फायदा उठा सके। वैसे भी 3 साल तक चुपचाप जीना पॉसिबल नहीं, इसलिए गामा डिसाइड करता है अपना मोटो बदलने का। अब मैं क्वाइटली नहीं लेकिन कंफर्टेबली जीने की कोशिश करूंगा। अब उसका नेक्स्ट गोल है अपनी टीम के लिए सही लोग ढूंढना। 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन गामा अभी भी बिल्कुल अकेला है। एक भी स्टूडेंट ने उसे अपने ग्रुप में बुलाया नहीं। लगता है सब उसे डर रहे हैं। वो क्लास के आसपास देखता है और नोटिस करता है कि सिर्फ क्लोई ही उसकी तरह अकेली है। शायद लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसका भाई नॉक्स हार गया था, या फिर उस दिन जब रेचल आई थी उसका बिहेवियर सबको अजीब लगा था। किसी भी रीजन से हो, गामा उसके पास जाता है और पूछता है कि क्या उसे अभी तक कोई कैडेट्स मिले नहीं ग्रुप बनाने के लिए। क्लोए बताती है कि वो भी अभी तक सिंगल मेंबर है। गामा थोड़ा वरिड फील करता है। उसके लिए अकेले रहना नॉर्मल है, लेकिन क्लोए के कुछ दोस्त तो पहले थे और अब सब गायब हो गए हैं। क्लोए मुस्कुराती है और कहती है, मैं ठीक हूं जब तक तुम मेरे साथ हो। गामा उसे टीम अप करने का ऑफर देता है ताकि दोनों मिलकर और 3 मेंबर्स ढूंढ सके। उसके लिए क्लोए एक बड़ी एसेट है क्योंकि वो खुद सिर्फ 30 सेकंड्स तक लड़ सकती है, लेकिन क्लोए की पावर मतलब 30 सोल्जर्स एक छोटी क्यूट बंडल में। तभी क्लास की शांति टूट जाती है जब रेचल एकदम से चिल्लाते हुए आती है, गामा। गामा के चेहरे पर तुरंत डिसडेन आ जाता है और क्लोए भी अपना ब्लड कटर निकाल लेती है। उसका ब्लड लस्ट क्लियरली विजिबल है। रेचल बिना शर्म के उसे छेड़ती रहती है, इतना तक कि वो गिर जाती है उसके डेस्क पे। फिर वो पूछती है, तुमने ग्रुप बनाया क्या मिड टर्म के लिए? गामा क्लियरली उसे इग्नोर करना चाहता है, लेकिन वो सुन नहीं रही, तो मजबूरन वो जवाब देता है कि अभी तक कोई ग्रुप नहीं बना। रेचल के लिए परफेक्ट चांस है। वो तुरंत उसे अपनी ग्रुप में ज्वाइन करने का इन्वाइट देती है। गामा सस्पिशियस फील करता है कि क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे जो उसके साथ ग्रुप बनाना चाहेंगे, तो सिर्फ उसके पास क्यों आई? रेचल सीधा कहती है, तुम बाकी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगते हो। गामा कहता है कि वो ऑलरेडी क्लोए के साथ टीम अप कर चुका है। रेचल बोलती है, परफेक्ट, हमारे ग्रुप में अभी 2 स्पॉट्स बचे हैं। गामा और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है क्योंकि रेचल जैसी टॉप स्टूडेंट के लिए ये एक रिस्की डिसीजन है। अगर ग्रुप वीक निकला तो उसके ग्रेड्स खराब हो सकते हैं। वो क्लोए की तरफ देखता है और वो बिग्रजिंगली हेड नॉट करती है, मतलब ठीक है चलो ज्वाइन करते हैं। अब कोई रीजन नहीं बचा मना करने का, तो गामा फाइनली हाँ बोल देता है। रेचल तुरंत अपना फोन निकालती है और किसी को टेक्स्ट कर देती है। कहती है, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। फिर गामा पूछता है, वैसे ग्रुप के बाकी मेंबर्स कौन हैं? और रेचल कैजुअली बोलती है, पहला मेंबर है लियोन। गामा का चेहरा का रंग उड़ जाता है। लियोन वैन राइनहर्ट, ये दुनिया का फेक प्रोटैगनिस्ट और वो बंदा जिससे गामा सबसे ज्यादा दूर रहना चाहता है। गामा अपनी किस्मत पे हंस नहीं पाता। आखिर मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या गुनाह किया था? वो सोचता है,
हाँ, मैं 30 साल तक नाइफ पकड़ा, पर वो तो उसका प्रोफेशन था। अब हीरोइंस के चक्कर में उलझ गया है, जबकि उसका प्लान था बैकग्राउंड में रहना। हीरोइंस तो ठीक हैं, कम से कम देखने में तो अच्छे लगते हैं, पर लियोन, उसके साथ इंटरेक्शन मतलब मेन स्टोरी का पूरा टाइमलाइन हिल जाएगा। गामा श्योर है, जो भी होगा गलती मेरी ही मानी जाएगी। वो सोचता है कि ग्रुप बदल ले, लेकिन रेचल ने उसका नाम ऑलरेडी एप्लीकेशन में लिख दिया था और अब वो चाहे तो भी पीछे नहीं हट सकता। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी लड़की को काट देने का मन कर रहा है, वो सोचता है। और ऊपर से उसके क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यान्डेरे क्लोए। जैसे ही वो उसका नाम सोचता है, वो तुरंत उसके पास आ जाती है पूछने, तुम ठीक हो? रेचल के जाने के बाद से तो तुम पेट्रीफाइड रख रहे हो। गामा कहता है, बस थोड़ा ओवरवेल्म फील कर रहा हूं स्टार क्लास के कैडेट्स के साथ एग्जाम देने का सोच के। क्लोए तुरंत बोलती है, स्टार क्लास में कोई भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। गामा बस वीकली थैंक्स बोलता है। उसने क्लोए के साथ टीम अप करने का डिसीजन लिया है, तो बिना उसके एग्जाम देना गलत होता। थोड़ा लॉजिकली सोचता है तो शायद ही इतना बुरा नहीं होगा। अगर वो ज्यादा पेसिमिस्टिक ना हो तो ये काफी अच्छा कॉम्बो बन सकता है। वो पूछता है, वैसे हमारा पहला ग्रुप मीटिंग कब और कहाँ है? क्लोए बताती है, कैंपस के कैफे में। और क्योंकि टाइम हो चुका है तो गामा कहता है, चलो अभी निकलते हैं। दोनों वहां पहुंचते हैं और अपने ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। एक नया चैप्टर शुरू होने से पहले का थोड़ा सा काम मोमेंट। क्लोए अपने लिए एक डिलिशियस एवोकाडो स्मूदी ऑर्डर करती है और गामा उसे थोड़ा जेलस होकर देखता रहता है। वो सोचता है, एक कप स्मूदी इतनी महंगी कैसे हो सकती है यार? फिर वो अपनी चीप एस्प्रेसो का एक सिप लेता है और ऑलमोस्ट सीजर आ जाता है। इतनी घटिया टेस्ट उसने कभी नहीं देखी। क्योंकि ये कैफे अकेडमी के फैकल्टी के अंडर नहीं आता, इसलिए फैकल्टी कार्ड यहां काम नहीं करता, तो पहली बार गामा को अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो अपनी लाइफ चॉइसेस पे डाउट कर ही रहा होता है कि उसका फोन बज करता है। रेचल का मैसेज। वो लिखती हैं कि वो आ रही है और कुछ ही देर में वो बूथ के अंदर आ जाती है, उसके साथ लियोन और एक तीसरा बंदा। यहीं पे गामा और लियोन का पहला फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। फिर गामा अपनी नजर उस तीसरे लड़के पे डालता है और पहला इंप्रेशन मिलता है कि ये बंदा तो पक्का डिलिंक्वेंट टाइप है। लियोन सबसे पहले हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा जियाम, मैंने तुम्हारा सबस्पेस बैटल देखा था, कमाल था। गामा उसका हाथ शेक करता है और सिर्फ उसके बोलने के अंदाज से ही समझ जाता है इंटेलिजेंस और क्लास का परफेक्ट ब्लेंड। सब लोग बैठ जाते हैं और रेचल सजेस्ट करती है कि सब प्रॉपर इंट्रोडक्शंस दें। लियोन पहला बोलता है, मैं लियोन वैन राइनहार्ट, स्टार क्लास का स्टूडेंट और ग्रुप लीडर। वो कहता है कि वो सबके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड है और लगता भी है जेन्युइन। फिर टर्न आता है रेचल का, लेकिन सब उसे ऑलरेडी जानते हैं तो वो अपना टर्न पास कर देती है और अपने पास बैठे लड़के को इंट्रोड्यूस करने को बोलती है। वो कहता है, मैं स्पीड वेपन, स्टार क्लास का स्टूडेंट। बस इतना ही, छोटी सी डायरेक्ट इंट्रो। लेकिन गामा उसके अजीब नाम पे अटक जाता है। स्पीड वेपन, सीरियसली? अब क्लोए का नंबर आता है। वो कहती है, मैं क्लोए वुल्फ क्लास की स्टूडेंट हूं और मुझे इस ग्रुप में गामा की वजह से जगह मिली। रेचल तुरंत टॉन्ट मार देती है, ओह जियाम कुन। दोनों के बीच में एक स्टेयर बैटल होती है। क्लोए अपना गुस्सा रोकने के लिए गहरी सांस लेती है और अपनी इंट्रोडक्शन खत्म करती है। फाइनली गामा अपना टर्न लेता है। उसका इंट्रो सबसे छोटा होता है, गामा वुल्फ क्लास, बस खत्म। इतना शॉर्ट कि सब लोग एक दूसरे को ऑकवर्डली देखते रहते हैं। लियोन सिचुएशन संभालता है और अपना लैपटॉप निकालता है मीटिंग के मेन टॉपिक के लिए। वो एक बटन दबाता है और लैपटॉप से एक होलोग्राफिक मैप निकलता है जो उनके एग्जाम के रीजन को दिखाता है, स्कैपुलाई आइलैंड। लियोन समझाता है, हम सबको एक स्पेसिफिक जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा वाया सबस्पेस गेट, लेकिन सिर्फ गेट ही सबस्पेस होगा। आइलैंड के अंदर सब कुछ रियल होगा, इंजरीज भी। उनका डेजिग्नेटेड जोन है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, जहां उनके अलावा 2 और ग्रुप्स होंगे जो मर्मैन हंट करेंगे। मर्मैन की लिमिटेड संख्या है, इसलिए टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है जितने ज्यादा मर्मैन हंट कर सको करो। सारी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने के बाद लियोन प्रेजेंटेशन बंद करता है और कहता है, किसी को कोई सवाल है? सब लोग थोड़ी देर के लिए चुप रहते हैं, क्योंकि अब सबको रियलाइज होता है ये टेस्ट सिर्फ टीम वर्क नहीं, सर्वाइवल टेस्ट होने वाला है। स्पीड वेपन सबसे पहले अपना हाथ उठाता है और पूछता है, आइलैंड पे मर्मेंट के अलावा कोई और डेंजर तो नहीं होगा ना? लियोन कामली जवाब देता है, इंस्ट्रक्टर्स ने पहले से आइलैंड का पूरा रिसर्च कर लिया है, मर्मेंट के अलावा कोई मॉन्स्टर या डीमन वहां नहीं मिलेगा। फिर क्लोई अपना सवाल पूछती है, अगर दूसरे ग्रुप्स चाहें तो क्या वो एक दूसरे पे अटैक कर सकते हैं? ये सुनकर पूरा ग्रुप शॉक हो जाता है। रेचल और स्पीड वैगन उसे अजीब नजर से देखते हैं, लेकिन लियोन कंपोज रहता है और कहता है, नहीं, एग्जाम का मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिमोनिक बीस्ट्स को एक्सटर्मिनेट करना है। अगर कोई ग्रुप दूसरे पे हमला करे तो डायरेक्ट डिस्क्वालिफिकेशन मिलेगी। गामा मनी मन सोचता है, लगता है ये सवाल उसके असैसिन हैबिट्स का रिजल्ट था। और कोई सवाल ना आने पर लियोन मीटिंग डिसमिस कर देता है और सबको कहता है, कल फिर मिलते हैं, तब तक अपने प्रिपरेशंस कर लो। सब कैडेट्स कैफे से निकल जाते हैं, सिर्फ गामा और लियोन बचे रहते हैं। एटमॉस्फेयर ऑकवर्डली क्वाइट हो जाता है। गामा उठकर निकलने ही वाला होता है कि लियोन उसे आवाज देता है, गामा तुम कहाँ से आए हो?
गामा एक सेकंड के लिए रुक जाता है और उस अजीब सवाल पे सोचने लगता है। उसने पहले भी कोई ऐसा सवाल सुना था, लेकिन लियोन के मुंह से यह बात अलग लग रही थी। लियोन का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सीरियस था और गामा समझ नहीं पा रहा था वो ऐसा क्यों पूछ रहा है। अगर वो चाहता तो ये सवाल इंट्रोडक्शंस के टाइम भी पूछ सकता था, पर उसने ये तब पूछा जब सब लोग जा चुके थे। थोड़ी देर की सन्नाटे के बाद लियोन हल्का सा स्माइल करके कहता है, सॉरी, ऐसे अचानक सवाल पूछने का इरादा नहीं था, बस मुझे लगता है तुम कुछ हद तक मेरे जैसे हो। गामा और भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड की ऑफिशियल लैंग्वेज कुरियन है और हर कोई इजीली पहचान सकता है कि गामा कुरियन ही है। तो फिर लियोन का तुम मेरे जैसे हो कहना मतलब क्या था? गामा चुप रहता है तो लियोन हल्की सी साय लेकर कहता है, छोड़ो ये बात, भूल जाओ, ऐसा समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। वो उठता है और कैफे से निकलने लगता है, लेकिन गामा रिफ्लेक्स में उसका सवाल उल्टा फेंक देता है, और तुम कहाँ से आए हो? ये कहकर गामा तुरंत रिग्रेट करता है, पर साथ ही ये भी जानता है कि अगर उसने ये ना पूछा होता तो वो रात भर सो नहीं पाता। लियोन रुकता है और गामा का हाथ पकड़कर कामली कहता है, जर्मनी, और बिना कुछ और बोले वो कैफे से चला जाता है। गामा वहीं बैठ जाता है सोचता हुआ, ये लियोन के साथ अचानक क्या हो गया? जब लियोन ने पहली बार पूछा था तुम कहाँ से आए हो, उस पल गामा के दिमाग में एक क्रेजी थॉट आया था कि क्या ये मेन कैरेक्टर भी किसी और दुनिया से आया है? सोचने में अजीब लगता है, लेकिन ये भी एक पॉसिबल रियलिटी है। क्या पता सिर्फ एक ही बंदा नहीं, 2 लोग इस वीडियो गेम वर्ल्ड में ड्रैग हुए हों। और अगर ऐसा है तो लियोन का मेन कैरेक्टर होना और गामा का एक्स्ट्रा बनना शायद इतना सिंपल नहीं है। गामा अपनी टेबल पर रखे नाइफ को देखता है और एक आइडिया उसके दिमाग में आता है। जब भी इस स्वॉर्ड गॉड का ब्लेसिंग एक्टिवेट होता है, मेरी सेंसेस एकदम शार्पन हो जाती हैं। शायद मैं कुछ टेस्ट कर सकता हूँ। हो सकता है ब्लेसिंग एक्टिवेट करने से उसको कुछ जवाब मिल जाए। वो छुरी उठाता है, कवर हटाता है, और जैसे ही उसने सोचा एक मैसेज उसके दिमाग में आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने उम्मीद की थी। ये कंफर्म होता है कि लियोन सच में इस दुनिया का ही है। ये आवाज़ उसी तरह की लगती है जैसे उसने क्लोई से लड़ते वक्त स्वॉर्ड गॉड की ब्लेसिंग एक्टिवेट करने पर सुनी थी। वो धीरे से एक आवाज़ सुन सकता है, लेकिन इस सब पर सोचना उसको इतना तेज माइग्रेन देता है कि पेनलेस ब्लेसिंग भी कुछ काम नहीं आता। फिर भी आज मिला लियोन वही लियोन था जो गेम में था, और कोई एक्टर उसको इतना परफेक्टली कॉपी नहीं कर सकता। ये अजीब था कि लियोन ने अचानक से पूछा तुम किस देश से हो, पर उसका कहना कि दोनों सिमिलर हैं वो भी चिंता की बात थी। वो एक विकी पेज पर जाकर देखता है, पर इस दुनिया में लियोन के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। चीज़ें और वियर्ड हो रही हैं, और गामा डिसाइड करता है कि अब से वो लियोन में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर फिर ऐसा हुआ तो वो सीधे मीडिया के पास जाके पूछेगा, भले मीडिया उसको ले जाने की कोशिश करे। गामा खुद भी हैरान है कि इतने हलचल में भी वो काफ़ी काम रहा। शायद इसका भी असर उसकी ब्लेसिंग्स का है। वो अपनी स्टेटस स्क्रीन चेक करता है, प्रोग्रेस स्टेडी है। मेंटल फोर्टिट्यूड और आर्मामेंट वैसे ही हैं, फिजिकल फोर्टिट्यूड ट्रेनिंग से बढ़ गया है। उसका आर्मामेंट शायद मिड टर्म्स के रिवॉर्ड मुरा समय से और बढ़ेगा। एक चीज़ जिसकी उसे पक्की उम्मीद नहीं थी, असिमिलेशन रेट, वो काफ़ी ऊपर गया है और लगता है कुछ स्पेशल जल्दी अनलॉक होने वाला है। शायद ये उन चीज़ों से रिलेटेड हो जो उसने अब तक किया। पर इरिटेटिंग बात यह है कि उसे पता नहीं क्या अनलॉक होगा और पूछने के लिए भी कोई नहीं है। स्टेटस स्क्रीन के बॉटम में एक नया चेंज भी दिखता है। उसकी पेनलेस ब्लेसिंग का ड्यूरेशन 10 सेकंड से बढ़कर 40 सेकंड हो गया है। लगता है इतने दिन की मेहनत का फल मिल रहा है। दिन बीतते जाते हैं, ग्रुप्स मीटिंग्स चलते रहते हैं और गामा लगातार ट्रेन करता रहता है। आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है। सारे ग्रुप सब स्पेस गेट के सामने खड़े होते हैं और गामा महसूस कर सकता है कि इस गेट का वाइब ट्रेनिंग ग्राउंड वाले सब स्पेस से बिल्कुल अलग है। उसकी टीम भी आ जाती है, सब एक्साइटेड लगते हैं। पिछली मीटिंग्स में उन्होंने रोल्स डिसाइड कर लिए थे। रेचल फ्रंटलाइन मेन डैमेज डीलर, लियोन सेंटर रोल, स्पीड वेपन लियोन के पीछे सपोर्ट, क्लोई रेचल के साथ सेकेंडरी डैमेज डीलर और गामा रेयर गार्ड, सबके पीछे एक सॉलिड टीम फॉर्मेशन। गामा एक पल के लिए सबके इक्विपमेंट देखता है। वो सच में पावरफुल है। रेचल के पास एस रैंक वर्मिलियन फीनिक्स हेल्बर्ड है। लियोन के पास भी एक पावरफुल स्वॉर्ड है। बोमैन नहीं है लेकिन स्टिल स्ट्रांग। स्पीड वेपन का गियर एक रिकॉर्डर है। पहले गामा कंफ्यूज होता है, पर रेचल बताती है कि रिकॉर्डर एक रेयर एस रैंक हीलिंग आर्मामेंट है। हीलिंग एस रैंक मिलना इनसेन लक वाली बात है, और गामा फिर नजदीक से देखने के लिए आगे बढ़ता है। स्पीड वैगन थोड़ा सरप्राइज होता है। तब इंटरकॉम से अनाउंसमेंट आता है, फर्स्ट ईयर मिड टर्म्स अब शुरू होने वाले हैं। वुल्फ क्लास के इंस्ट्रक्टर ली वान बिन आते हैं और स्टूडेंट से ब्रीफ बात करते हैं। रूल्स उन्हें ऑलरेडी पता है, इसलिए वो शॉर्ट रखते हैं। जब सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक हो तो भागना बुरी बात नहीं है। लाइफ का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंजर्ड या सरेंडर करना हो तो इंस्ट्रक्टर को कॉल कर देना। और बस टेंशन बढ़ गई। टीम प्रिपेयर होकर सब स्पेस में जाने को तैयार है। जैसे ही एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर लियोन सबसे कहते हैं कि अपना बेस्ट दो और ज़्यादा नर्वस मत हो। क्लोई विजिबली एंग्शियस लग रही होती है, तो गामा पूछता है क्या हुआ। क्लोई कहती है उसे याद आया आइलैंड पे मरमेड्स भी आ सकती हैं। गामा तुरंत उसे रीअश्योर करता है इंस्ट्रक्टर्स ने पहले से ही कंफर्म कर लिया है, आइलैंड पे मरमेड के अलावा कोई डेंजर नहीं है। क्लोई उसकी बात मानने की कोशिश करती है, पर दिल से वो अभी भी घबरा ही रही थी। उसके दिमाग में सिसिली के सीन्स फ्लैश होते हैं, वही जगह जहां वो बड़ी हुई थी। वहां लोग अक्सर मरमेड्स के इंसिडेंट्स के बारे में बात करते थे। उनके बारे में कहा जाता था कि वो इंसानों के शहरों में तबाही मचा सकती हैं।
अब इंसान और डिमोनिक बींग्स के बीच एक ट्रूस है, इसलिए मर्मेड्स बाहर दिखना रेयर है, लेकिन उनके बारे में रूमर्स अब भी जिंदा हैं और ये भी कंफर्म नहीं है कि वो किस कंडीशन में अपीयर होती हैं। गामा उसके सर पर हाथ रखकर और सॉफ्टली कहता है, सब ठीक होगा। उसके टच से क्लोई शांत हो जाती है और जब टीचर स्टूडेंट्स को गेट के पास बुलाते हैं वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। कुछ देर बाद सब कुछ उल्टा हो जाता है। क्लोई धुंधले होश में गामा की आवाज़ सुनती है। उसका दिमाग हेज से भरा है। जब आंखें खोलती है तो देखती है कि गामा और बाकी सब उसके सामने खड़े हैं और उनके सामने कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक खड़ा है। रेचल घबराकर स्पीड वैगन से पूछती है, क्या तुम इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट कर पाए? वो फ़ोन देखता है, सिग्नल ज़ीरो। कुछ नहीं, हम केव के अंदर हैं, कनेक्शन गया। ज़मीन पर एक कैडेट पड़ा है, खून से लाल, मुश्किल से सांस ले रहा है। और उसके आगे इस पूरी क्योस का सोर्स एक मर्मेड खड़ी है, एक वो जो क्लोई ने बचपन में सिर्फ कहानियों में सुनी थी। थोड़ा पीछे चलें, जब उनकी टीम पहली बार स्कोपली आइलैंड पर पहुंची थी। सबसे पहला चैलेंज था मोशन सिकनेस। गेट के थ्रू ट्रैवल करते ही सबके सर घूम गए थे, सिर्फ गामा ही नॉर्मल था। वो हंसता हुआ कहता है, मुझे मोशन सिकनेस नहीं होती। थोड़ी देर बाद उनका पहला एनकाउंटर होता है एक मर्मेड से। वो उन्हें देखता है, शॉक में जम जाता है, फिर तुरंत भाग जाता है। वो क्रीचर घिनौना लगता है लेकिन साइज में उतना बड़ा नहीं। लियोन कंफर्म करता है, ये तो जुवेनाइल है, इससे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अडल्ट मर्मेड को ढूंढने के लिए उन्हें अपनी असाइंड जगह पे जाना होता है। क्लोई स्काउटिंग के लिए आगे जाती है और बाकी टीम धीरे धीरे उसके पीछे चलती है। थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और रिपोर्ट करती है, 500 मीटर्स आगे केव है। वो उन्हें उस तरफ ले जाती है और जैसे ही वो उस डार्क और ऑमिनस केव के पास पहुंचते हैं, अंदर से डजन्स ऑफ ग्लोइंग आइज उन्हें तक रही होती हैं। एटमॉस्फेयर एकदम हैवी हो जाता है और सब समझ जाते हैं अब ये एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट नहीं रह गया है, ये एक सर्वाइवल ट्रायल बनने वाला है। लियोन को तुरंत एहसास हो जाता है कि केव के अंदर लगभग 50-60 मरमिन हैं और सब एक कैंपफायर के आसपास बैठे हुए हैं। अगर उन्हें सबको हरा दिया जाए तो उनकी टीम मिड टर्म्स में पहला पोजीशन पक्का कर लेगी, लेकिन उन्हें अपनी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा। केव के अंदर जाने का मतलब होगा इंटरनेट कट हो जाना और किसी इंस्ट्रक्टर से कांटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड डिसीजन था और सब कुछ उनके ग्रुप लीडर लियोन पर डिपेंड करता था। आइलैंड पर आने से पहले ही लियोन ने सबकी रोल्स केयरफुली डिसाइड किए थे और अब टाइम था उन्हें फिर से विक्ट्री तक लीड करने का। सिर्फ एक मोमेंट सोचने के बाद लियोन ने डिसीजन लिया और रेचल को अटैक स्टार्ट करने भेज दिया। रेचल पीछे झुकती है और एक गोल्डन स्पीयर केव के अंदर शूट करती है। स्पीयर सीधा कैंपफायर पर जाके लगता है, आग बुझ जाती है और सारे मर्मेन्स शॉक हो जाते हैं। उनके रिएक्ट करने से पहले ही रेचल उनके ऊपर होती है। सिर्फ 1 सेकंड में कई मर्मेन के सर उड़ जाते हैं। फिर स्पीड वेपन अपनी पावर यूज करके रेचल के स्किल्स को बफ करता है ताकि वो और तेज और पावरफुल अटैक्स मार सके। गामा अपने आप को रोक नहीं पाता और शॉक में एक छोटी सी वाह निकाल देता है। रेचल इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है, ये बात क्लोई नोटिस कर लेती है। वो एक यांडरे है तो तुरंत अपनी कटाना निकालती है और अपना ब्लेसिंग एक्टिवेट करके फिशरमैन पे अटैक करने दौड़ पड़ती है। वो रेचल के किल काउंट तक पहुंचने के लिए फुल स्पीड में लड़ रही होती है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हुए और ज्यादा मोमेंट को मारते जा रहे हैं। गामा घबरा जाता है, लगता है दोनों टकरा जाएंगी, लेकिन जैसे ही वो इंचेस के डिस्टेंस पर पहुंचती हैं, दोनों एक साथ मुड़कर उस लास्ट मोमेंट को काट देती हैं जो दोनों पर रश कर रहा था। फिर वो एक दूसरे से दूर हट जाती हैं और बाकी बचे हुए मोमेंट को खत्म कर देती हैं, जबकि गामा फाइनली एक बड़ा सा साई ऑफ रिलीफ लेता है। एंड में सब मिलकर 60 के 60 मोमेंट को मार गिराते हैं। लियोन कहता है कि चलो अब किसी और जगह चलते हैं एग्जाम कंटिन्यू करने के लिए। उनकी ये लीडरशिप और डिटर्मिनेशन ही उन्हें टीम का दिल बनाता है। गामा के लिए ये और भी क्लियर हो जाता है, लियोन ही इस गेम का असली एमसी है, कोई और ऐसे हीरोइक क्वालिटीज रेप्लिकेट नहीं कर सकता। पर जब गामा के थॉट्स कहीं और भटक जाते हैं और वो कुछ सेकंड्स के लिए लियोन से नजर हटा लेता है, तभी जब वो वापस देखता है उसका दिल रुक जाता है। ब्लॉन्ड हीरो लियोन जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है। उसके पेट में एक फेटल ब्लो लगा होता है। सारे शॉक में उस पूल के पास देखते हैं जहां मर्मेंट के डेड बॉडीज थीं। वहां से कुछ बहुत ही पावरफुल चीज उठकर सामने आ रही होती है। ये एक डीमोनॉइड मर्मेड थी, वही मॉन्स्टर जिससे क्लोई सबसे ज्यादा डरती थी और जिसका आइलैंड पर बिना वार्निंग के आना उसके नाइटमेयर जैसा था। गामा के दिल में पहले से ही लग रहा था कि सब कुछ ज्यादा ही स्मूथली चल रहा है। अब असली सवाल यह था कि क्या उन्हें भागना चाहिए या लड़ाई करनी चाहिए। लियोन के इंजर्ड होने के बाद उनके बचकर निकलने के चांसेस बहुत कम थे। रेचल ने तुरंत स्पीड वेपन से कहा कि इंस्ट्रक्टर्स को कांटेक्ट करो और बताओ कि एक मर्मेड अपीयर हुई है। लेकिन जैसे गामा ने पहले सोचा था, केव उनका इंटरनेट ब्लॉक कर रही थी। कोई सिग्नल नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सब पैनिक में थे और उस वक्त लग रहा था कि सिर्फ गामा ही काम था। लियोन के गिर जाने के बाद अब लीडरशिप लेने के लिए एक ही बंदा बचा था, गामा। वो आगे बढ़ता है और सबको क्लियर ऑर्डर्स देता है। रेचल को कहता है, जो भी हो जाए मर्मेन को हमसे दूर रखना। स्पीड वेपन को बोलता है, लियोन पर जितने भी हीलिंग ब्लेसिंग्स कर सकते हो सब डाल दो। फिर क्लोई को बुलाता है जो शॉक में थी और कहता है, बाकी कैडेट्स को ले जाओ, इंस्ट्रक्टर्स को सिचुएशन समझाओ। थोड़ा टाइम लगता है उसके वर्ड समझने में, लेकिन फाइनली क्लोई चल पड़ती है।
अब सबको उनके काम मिल गए थे और गामा खुद डीमोनॉइड मरमिड के सामने जाके खड़ा हो जाता है। सब लोग शॉक में उसकी तरफ देख रहे थे। वो कहता है, रेचल, वेपन, मर्मेन तुम दोनों के, और ये बड़ी मछली ये मेरे लिए है। छोटी मछली काटना मेरा काम है। डीमंस के पास ह्यूमंस के ब्लेसिंग्स जैसे ही पावर्स होती हैं, लेकिन उसे कहते हैं मैजिक, और ये वही पावर थी जिसने एक अटैक में प्रोटैगनिस्ट को हरा दिया था। यही फर्क होता है इंसान और डीमन के स्ट्रेंथ में। गामा के पास स्वॉर्ड गॉड का ब्लेसिंग था, लेकिन इससे सर्वाइवल गारंटी नहीं होती। ओरिजिनल गेम में भी एक मैजिक यूजिंग डीमन को बिना फुल पार्टी के हराना इम्पॉसिबल था। फिर भी गामा अब अकेला उस बॉस का सामना करने जा रहा है जिसके लिए नॉर्मली एक फुल रेड टीम लगती है। दूसरे शब्दों में, गामा बहुत बड़े मुश्किल में है, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। क्लोई को मदद लाने में लगभग 10 मिनट लगेंगे, लेकिन गामा के पास सिर्फ 40 सेकंड्स हैं इस मॉन्स्टर को हराने के लिए, वरना उसका अंजाम लियोन से भी बुरा होगा। रेचल मुश्किल से मर्मेंट को रोके हुए थी और स्पीड वेपन अपनी सारी पावर लियोन को हील करने में लगा रहा था। वूंड गहरा था, लेकिन धीरे धीरे हील हो रहा था। पर उसके बीच भी स्पीड वेपन की नजर गामा पर टिक गई थी। उस मर्मेड को देखकर उसके हड्डी तक कांप रहे थे, फिर भी गामा अकेला लड़ रहा था। डीमन ने पहला अटैक किया, एक लेजर ब्लास्ट, वही अटैक जिसने लियोन को गिराया था। गामा ने डॉज किया और नाइफ के साथ डीमन के पास तक पहुंच गया। वो समझ गया कि मर्मेड ज्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस वाटर मैजिक से अटैक करती है। गामा को मैजिक के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो इतना जानता है कि ये डीमन भी एक मांस और हड्डियों वाली मछली ही है। उससे जीतने के लिए बस एक काम करना है, काट देना है। वो डीमन के पास जंप करता है और उसे स्लाइस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है और सीधा स्पीड वेपन की तरफ बढ़ती है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले गामा वापस आके उस मॉन्स्टर का एक फिन काट देता है। डीमन दर्द से चीख उठती है, लेकिन कट ज्यादा गहरा नहीं था। गामा दूसरा अटैक करने जाता है, लेकिन मरमेड पानी में डिसॉल्व होकर गायब हो जाती है। लगता है वो स्पेसिफिकली इंजर्ड लोगों को ही टारगेट कर रही है, जैसे ही उसने स्पीड वेपन पे अटैक किया। लियोन अब थोड़ा स्टेबल था और स्पीड वेपन ने गामा को आवाज दी। गामा ने एक मोमेंट लिया कंफर्म करने के लिए कि वो ठीक है, फिर दोबारा फाइट में घुस गया। स्पीड वेपन के नजर में गामा बहुत कूल लग रहा था। एक मीटिंग में स्पीड वेपन ने कहा था कि वो उन हीरोज को एडमायर करता है जो दूसरों के लिए अपनी जान रिस्क में डाल देते हैं। स्कूल ज्वाइन करने से उसने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जो उस डेफिनेशन पर खड़ा उतरता हो। इसीलिए वो रेचल के ग्रुप में गया था, ये सोचकर कि उसे लियोन में एक हीरो मिलेगा। उसने गामा से भी कहा था कि वो हीरो से काफी दूर है। लेकिन अब इस केओटिक सिचुएशन में जो बंदा सच में खड़ा हुआ है और अपनी जान दांव पर लगा रहा है, वो है गामा। मरमेड फिर से अटैक करती है, मछली के शेप के मैजिक ब्लास्ट छोड़ती है और गामा उन सबको स्किलफुली डॉज करता है। इस बार पहले की तरह अटैक्स बस उसके पास से नहीं निकल रहे थे, वो उसका पीछा कर रहे थे। मरमेड अपने अटैक्स को कंट्रोल कर सकती थी और अब वो मैजिक ब्लास्ट गामा के पीछे पीछे केव के अंदर घूम रहे थे। जब गामा इन अटैक से बचने में बिजी था, डीमन ने फिर से स्पीड वेपन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन गामा टाइम पर पहुंच गया और मॉन्स्टर को काट दिया। लेकिन फिर भी कट शैलो था। उसे समझ आ गया कि छोटी छोटी चोटों से ये डीमन नहीं मरेगा। अगर उसे इस मॉन्स्टर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसे पूरी ताकत से एक गहरी चोट मारनी होगी। मरमेड ने एक और मैजिक ब्लास्ट छोड़ा, लेकिन इस बार गामा ने उसे डॉज कर लिया। ब्लास्ट सीधा केव के छत को तोड़ते हुए आसमान तक निकल गया। अटैक इतना पावरफुल था कि पूरे माउंटेन के आसपास के कैडेट्स ने उसे देखा और एक जबरदस्त रोर भी सुना। उसके बाद आसमान से बारिश शुरू हो गई। एक इंस्ट्रक्टर ने अपने ग्रुप को बोला, जल्दी से वुंडेड को ले जाओ, बारिश हम सबको अफेक्ट करने से पहले हमें निकलना है। केव के अंदर मरमेड्स रिट्रीट करने लगे और कैडेट्स को थोड़ा सा रेस्ट मिला। मरमेड ऊपर गिरते केव के डेब्री के नीचे कुचल गई थी, लेकिन गामा जानता था वो अभी जिंदा है। जैसे ही उसने सोचा, मरमेड फिर से पत्थर तोड़कर बाहर निकली और सीधा स्टूडेंट्स की तरफ दौड़ी। अब तक गामा प्रॉपरली फाइट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका ध्यान इंजर्ड लियोन पर था। लेकिन अब जब मरमेड रिट्रीट कर गए थे, उसने रेचल से कहा, स्पीड वेपन और लियोन का ख्याल रखना, अब उन्हें मैं संभाल लूंगा। स्पीड वेपन अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, गामा एक डीमन से अकेला लड़ रहा है। पहले उसे लगता था गामा पागल है, लेकिन अब लग रहा था वो एक लेजेंड का जन्म देख रहा है। गामा के लिए ये मोमेंट कुछ और ही था। वो खुश था कि अब वो फाइनली पूरी फोकस से लड़ सकता है, बिना टीममेट्स की चिंता के। उसके पास सिर्फ 10 सेकंड बचे थे पेनलेस ब्लेसिंग्स के, और अगर उसने उस टाइम में कुछ नहीं किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। गामा और मरमेड एक दूसरे को घूरते रहे और फिर दोनों फाइनल क्लैश के लिए एक साथ दौड़ पड़े। दूसरी तरफ क्लोई जंगल के थ्रू फुल स्पीड में दौड़ रही थी, किसी भी हेल्प की तलाश में। वो थक चुकी थी, उसका शरीर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसे पता था अगर वो रुकी तो सब लोग डेंजर में पड़ जाएंगे। जितना वो रुकने का सोचती, उतना ही गामा के बारे में सोचती। वो बंदा जो केव के अंदर अकेला उस मॉन्स्टर से लड़ रहा था, सबके लिए। उसके लिए गामा सबसे स्ट्रांग इंसान था जिससे वो कभी मिली थी। वो क्लियरली फाइटिंग पसंद नहीं करता और सिर्फ तब तलवार उठाता है जब कोई और ऑप्शन नहीं होता। इस बार भी उसने सबसे सही डिसीजन लिया था, मरमेड से लड़ना। क्लोई को बस ये लग रहा था, अगर मैं थोड़ी और स्ट्रांग होती तो शायद मैं भी उसकी मदद कर सकती।
उसके पीछे से एक बड़ा ब्लास्ट होता है, केव का एक हिस्सा तोड़ते हुए। वो समझ जाती है ये गामा और मरमिड की लड़ाई का आवाज है। वरी में वो एक वाइन से टकराती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन अपने हाथों से जमीन पकड़कर संभल जाती है और फिर से दौड़ पड़ती है। वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक किसी को हेल्प के लिए नहीं लाती। दौड़ते दौड़ते उसे आगे कुछ महसूस होता है। उसका दिमाग कंफ्यूज है, पर पहला ख्याल आता है मरमेड होंगे। वो अपनी तलवार निकालती है और सबसे करीब वाले पर एक पावरफुल अटैक करती है, लेकिन उसका ब्लो तलवार से ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि वो मरमेड नहीं था, वो एबल थी। जैसे ही क्लोए को समझ आता है कि फाइनली उसे एक और इंसान मिल गया है, वो अपनी जगह रुक जाती है और गिर जाती है जमीन पर। एबल के टीममेट सस्पिशियस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कहीं ये कोई एम्बुश तो नहीं, पर क्लोए कमजोर आवाज में कहने की कोशिश करती है, प्लीज गामा, उसे मदद चाहिए। किस्मत से एबल उसे पहचान लेती है जब वो और रेचल पहले गामा की क्लास में आए थे। केव के अंदर स्पीड वेपन पूरी तरह से शॉक और ओ में था। उसके सामने जो सीन चल रहा था वो उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ख्याल था, क्या कभी दोबारा ऐसा दिन देखने को मिलेगा? गामा जिस तरह से लड़ रहा था वो ऐसा लग रहा था जैसे एक स्किल्ड शेफ जिंदा मछली को कटिंग बोर्ड पर संभाल कर काट रहा हो। हर मूव परफेक्ट, प्रिसाइज और कंट्रोल में। अब ये बस एक डीमोनॉइड से फाइट नहीं रही थी, गामा ने उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से ओवरवेल्म कर दिया था। ये मोमेंट स्पीड वेपन के लिए इतना इंटेंस था कि वो जानता था कि ये सीन उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। रेचल जो स्पीयर क्लाइंट की सक्सेसर है और बच्चों से लेकर वॉरियर्स तक सिर्फ स्ट्रांग लोगों के बीच पली है, उसने भी आज तक ऐसा स्किल कभी नहीं देखा। फिर भी जब एक स्ट्रे अटैक उनकी तरफ आया, वो सबसे पहले गामा को धक्का देके बचाती है। स्पीड वेपन तो कुछ पल के लिए भूल ही गया था कि वो बैटलफील्ड में है। साइट इतनी ब्रेथ टेकिंग थी, लेकिन उसके दिमाग में एक थॉट आया। गामा एक डीमन से लड़ रहा है जो मैजिक यूज करता है, और एक ब्लेड वर्सेस मैजिक फाइट कभी फेयर नहीं होती। अगर डीमन ने कोई ऐसी मैजिक यूज की जो काउंटर ना कर सके तो गामा मुश्किल में पड़ जाएगा। और जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आता है, मरमेड दोनों हाथ ऊपर उठाती है और एक नया स्पेयर एक्टिवेट करती है, नीडल स्क्वॉल। बारिश की बूंदें उसके आसपास जमने लगती हैं। क्रिस्टल जैसे शार्प आइस नीडल्स बन जाते हैं। हर चीज एक सेकंड के लिए रुक जाती है। फिर डीमन अपने हाथ नीचे गिराता है और हजारों तीखे बर्फ के तीर गामा की तरफ बरसने लगते हैं। गामा कुछ को डॉज करता है, कुछ को अपनी ब्लेड से पैरी करता है, लेकिन उनका हार्डनेस इतना ज्यादा था कि उसकी नाइफ टूटने लगती है। ब्लेड के टुकड़े उड़ने लगते हैं और उस मोमेंट में गामा एक रिस्की मूव करता है। वो अपनी टूटी हुई ब्लेड को सीधा मरमेड पर फेंक देता है। ब्लेड मरमेड के साइड से गुजरती है, उसके वेस्ट में एक बड़ा होल छोड़कर। गामा तुरंत फॉलोअप करता है, एक फाइनल स्लैश के साथ अटैक करता है, लेकिन मरमेड उसे एक मरमैन के बॉडी से डिस्ट्रैक्ट करके बचा जाती है। फिर वो एक मैसिव मैजिक अटैक चार्ज करती है, इतना करीब कि गामा के पास डॉज करने का कोई चांस नहीं। अटैक हिट होने से एक सेकंड पहले जब गामा पैनिक करने लगता है, उसका माइंड अचानक एक क्लियर व्हाइट स्पेस में शिफ्ट हो जाता है। वहां उसे एक रेड लाइन दिखाई देती है और एक आवाज कहती है, अगर तुम इस लाइन को काट सकते हो तो ये कट होगा। गामा अपनी ग्रिप एडजस्ट करता है और अटैक डॉज करने के बजाय उसे कट करता है। मैजिक के बीच एक तीखी छुरी जैसा स्लैश निकलता है और एक मैसिव शॉकवेव पूरी केव में फैल जाती है। जब स्मोक क्लियर होता है तो गामा मरमेड की लाइफलेस बॉडी के ऊपर खड़ा होता है। डीमन अपनी लास्ट डाइंग साउंड्स निकालती है और गामा उसे किक करके वापस उसी पूल में गिरा देता है जहां से वो आई थी। रेचल और स्पीड वेपन दोनों शॉक में उस सीन को देखते रहते हैं। एक फ्रेशमैन ने एक डीमोनॉइड को अकेला हरा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद गामा घुटनों पर गिरता है और खून उगलना शुरू कर देता है। रेचल तुरंत उसके पास दौड़ती है, जबकि स्पीड वेपन लियोन को चेक करता है। थैंकफुली वो ठीक है। फिर केव के पीछे से कुछ आवाज आती है तो स्पीड वेपन सोचते हैं मरमैन वापस आ गए, लेकिन जब वो देखते हैं तो एबल और उसकी टीम आती है अपने साथ बेहोश और जख्मी क्लोई को लेकर। एबल सबसे पहले रेचल को देखती है जो बेहोश गामा को अपनी गोद में संभाले बैठी है। ये साइड देखकर उसके अंदर कुछ जलता है, लेकिन वो इग्नोर करके सिचुएशन पे फोकस करती है। उसकी टीम के मेंबर्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे एक पैर कब्र में हो, लेकिन लियोन बिल्कुल फाइन था। एबल उन्हें बताती है, मैंने अकेडमी से कांटेक्ट कर लिया है, मदद 1 घंटे में यहाँ पहुंच जाएगी। अब जब हेल्प आ रही थी तो उसने पूछा, अब बताओ यहाँ हुआ क्या था। वो स्पीड वेपन से समझाने को कहती है, लेकिन वो गुस्से में है उन इंस्ट्रक्टर्स पर जिन्होंने क्लेम किया था कि आइलैंड कंप्लीटली सेफ है। उसे लगता है अकेडमी उनकी बात पर विश्वास भी नहीं करेगी। फिर भी वो सब कुछ बताता है, कैसे गामा ने अकेले एक डीमोनॉइड मरमेड को हराया। जैसे ही एबल ये सुनती है उसे यकीन नहीं होता। उसके दादू के बचपन के हीरोइक कहानियां भी इसे ज्यादा रियल लगती हैं। और फिर भी चाहे कहानी कितनी भी अजीब लगे, उनके आसपास के सब सबूत ये साबित कर रहे थे कि ये सच है। वैसे भी वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे। फिर भी एबल के लिए इसे मानना मुश्किल हो रहा था। वो खुद एक महान हीरो बेलोर वे वाकवेन और उसके शिष्य एरन नेब्लियन के वंशज थी। ये उसका खून था, एक खून जिसमें शुरू से ही एक खास शक्ति थी। उसके ब्लड लाइन में हमेशा से बहुत पोटेंशियल रहा है, और एबल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके ये इंश्योर किया कि वो अपने एंसेस्टर्स के नाम के नीचे दबा ना जाए। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतनी कोशिश करने के बाद भी गामा ने बार बार साबित कर दिया था कि उनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एबल के अंदर एक अजीब सा मिक्सचर था, डर, आसमान भर की रिस्पेक्ट और थोड़ा सा ईर्ष्या, जेलसी।
वो अपने हीलर को बोलती है कि गामा को तुरंत हील करने की कोशिश करें जब तक टीचर्स नहीं आते। जब वो गामा के पास जाके उसे देखती है तो समझ जाती है कि वो लिटरली मौत के मुंह से वापस आया है, फिर भी उसने अकेले एक डीमोनॉइड से लड़कर जीत हासिल की। एबल उसकी तरफ देखती है और उसे छुपी हुई जलती हुई रिस्पेक्ट और जलन महसूस होती है। तभी स्पीड वेपन उसे होश में लाता है और कहता है कि शायद ये बेहतर होगा अगर हम लोग ये सब कुछ इंस्ट्रक्टर्स को डिटेल में ना बताएं। अकेडमी ने क्लेम किया था कि उन्होंने आइलैंड को पूरी तरह से स्कैन किया था, तो फिर एक डीमोनॉइड वहां कैसे छुप गया? कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। लियोन सीधा सवाल कर देता है, तुम्हें लगता है अकेडमी के अंदर किसी डीमन फैक्शन का आदमी हो सकता है? वो फिर अपनी बात पलटने की कोशिश करता है, लेकिन सब समझ जाते हैं कि ये पॉसिबिलिटी पूरी तरह से निकाल नहीं सकते। केव इतनी इजीली विजिबल थी कि कोई भी कैडेट उसे मिस नहीं कर सकता था, और जैसे स्पीड वेपन ने कहा, अगर गामा ना होता तो लियोन का पूरा ग्रुप मर चुका होता। पिछले 700 सालों से छोटी बड़ी लड़ाइयां होती रही हैं, लेकिन कभी भी डीमंस ने अकेडमी के स्टूडेंट्स पर अटैक करने की हिम्मत नहीं की, और ट्रूस के एक क्लॉज में लिखा था अगर ऐसा कभी हुआ तो वो वॉर का वैलिड रीजन होगा। स्पीड वेपन सबको शांत करता है और कहता है कि शायद वो लोग बात को ज्यादा बड़ा बना रहे हैं, सावधान रहना गलत नहीं है, लेकिन अभी कंक्लूजन पर पहुंचना जल्दी होगा। फिलहाल सबको अपनी स्टोरीज मैच कर लेनी चाहिए। अगर अकेडमी में सच में कोई स्पाई है तो गामा उनका पहला टारगेट बने हैं जब लोगों को पता चलेगा कि उसने अकेले एक डीमोनॉइड को हराया है। एबल को यह सब छुपाना ठीक नहीं लगता, लेकिन जब सब उसके खिलाफ नहीं जाते और गामा के लिए खड़े होते हैं तो वो कहती है कि पहले उन्हें उसके दादू से बात करनी चाहिए। कैडेट्स वापस अकेडमी लौट जाते हैं और गामा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद गामा की आंख खुलती है। दोपहर के उज्ज्वला सूरज उसके चेहरे पर गिर रहा होता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो जिंदा है। उसे याद है कि मरमेड ने मरने से पहले एक बड़ा मैजिक स्फीयर छोड़ा था जिसे वो डॉज नहीं कर सकता था, लेकिन उसने बस एक रेड लाइन देखी और अपनी सशीमी नाइफ से उस लाइन के साथ कट मारा। मैजिक बीच से 2 टुकड़ों में टूट गया और ब्लास्ट हो गया। सोचने पर उसे लगता है कि वो स्फीयर पानी से बना था, और जब उसने स्वॉर्ड गॉड्स ब्लेसिंग एक्टिवेट किया तो उसने कुछ अजीब महसूस किया, एक ऐसी चीज जिसे वो शब्दों में नहीं बता सकता। वो अपना ब्लेसिंग स्टेटस खुलता है, स्क्रीन के सामने पॉपअप होती है। उसका मेंटल फॉर्टिट्यूड +1 बढ़ गया है। शायद इसी वजह से वो मर्मेड के सामने खौफ नहीं महसूस कर रहा था। उसका असिमिलेशन रेट भी बढ़ गया था और एक मिस्टीरियस एट्रीब्यूट अनलॉक हो गया था। अगला अनलॉक तब होगा जब रेट 15% तक पहुंच जाएगा। शायद वही हिडन एट्रीब्यूट था जिसने उसे वो रेड कटिंग लाइन दिखाई थी। जैसे ही वो ये सोच रहा था, दरवाजा अचानक से खुल जाता है और एक पहचानी आवाज के साथ कोई दौड़कर अंदर आता है। मीडिया! वो बिना कुछ सोचे गामा को जोर से गले लगा लेती है, इतना टाइट कि गामा मुश्किल से सांस ले पाता है। मीडिया उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि उसने इतनी खतरनाक हरकत क्यों की। गामा बेचारा बस उसके हग में दबकर सोचता है, मैं जिंदा बच गया, बस इतना ही काफी है। थोड़ी देर बाद मीडिया उसे छोड़ देती है और हल्की सी माफी मांगती है, लेकिन तुरंत बता देती है कि वो एक्चुअली उससे मिलने क्यों आई है। वो अपने पर्स से एक डायमेंशनल पॉकेट खोलती है, जैसे एक छोटी सी स्पेस जिसमें चीजें स्टोर होती हैं, और उसमें से एक आइटम निकालती है। वो रिवॉर्ड था जो गामा एग्जाम के एंड में पाना चाहता था, मुरुसामी स्वॉर्ड। मुरुसामी एक बी रैंक की तलवार है जिसके स्टैट्स बहुत ही हाई लेवल के हैं, बिल्कुल वही जो गामा हमेशा ढूंढ रहा था। वो उसे आंखें फड़फड़ा कर देखता रहता है, जैसे यकीन ही ना हो रहा हो। मीडिया उसे पूछती है पसंद आई, फिर माफी मांगती है कि उसे ये ऐसे वक्त में देना पड़ा जब असल में ये रिवॉर्ड उसे ऑफिशियली मिलना चाहिए था। तभी दरवाजे के पास कोई चुपचाप खड़ा होता है, दोनों की बातें सुनता हुआ। मीडिया उस तरफ देखकर कहती है, बस बाहर मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ। ऐसे दरवाजे के पीछे स्टॉक करने से तुम कोई शाय क्रीप लग रहे हो। दरवाजा खुल जाता है और सी फ्रीड नेब्यूलोन अपना गला साफ करता हुआ धीरे से अंदर आता है और मीडिया के पास आकर खड़ा हो जाता है। गामा को एक अजीब सी देजावू वाली फीलिंग आती है, जैसे उस दिन जब वो अकेडमी में पहली बार आया था। वो थोड़ा सा हंसकर कहता है, स्वॉर्ड एम्परर यहाँ क्या कर रहे हैं? मीडिया समझाती है कि उसने उसके टीममेट से पूरा इंसिडेंट सुना है। फिर वो दोनों अपने सिर झुकाकर माफी मांगते हैं, पूरी अकेडमी की तरफ से। उनकी गलती और लापरवाही की वजह से मिड टर्म्स में सबकी जान खतरे में पड़ गई थी। गामा चुप रहता है, कुछ कह नहीं पाता। मीडिया कहती है, हम कसम खाते हैं कि इस इंसिडेंट के पीछे की सच्चाई जरूर ढूंढकर निकालेंगे। तब सी फ्रीड भी बोलता है, तुमने सब कैडेट्स की जिंदगी बचाई गामा, तुम्हारा शुक्रिया। गामा थोड़ा सा ऑकवर्डली अपना गाल स्क्रैच करता है और कहता है, मैंने बस जितना हो सका उतना किया। मीडिया बोलती जाती है, तुमने जो किया वो रिमार्केबल था, लेकिन अभी हमें इस इंसिडेंट को छुपाना होगा। मुझे पक्का यकीन है कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड अकेडमी के अंदर ही है। अगर बात बाहर गई तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। गामा समझ जाता है और बिना कोई शिकायत किए बस हाँ में सिर हिला देता है। मीडिया मुस्कुराकर कहती है, कभी कभी तुम एक बूढ़े आदमी जैसा लगते हो जो एक टीनेज बॉडी में फंस गया है। दोनों एडमिनिस्ट्रेटर्स फिर रूम से निकलकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में मीडिया अपने पुराने दोस्त से पूछती है, याद है वो दिन जब हम पहली बार अकेडमी में मिले थे? सी फ्रीड बेंच पर लेट गया था और मीडिया ने उसे बोला था, जरा साइड हो जाओ। उसके जवाब में उसने बिना कुछ कहे अपनी तलवार निकाल ली थी। सी फ्रीड प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ याद नहीं और मीडिया थोड़ा सा मुस्कुराती है। उसे लगता है जैसे ये सब कल ही हुआ हो, लेकिन असल में 60 साल बीत चुके हैं। फिर भी अकेडमी के इतिहास का ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। वाकई अकेडमी तब भी पुरानी थी, कहानियां और इंसिडेंट से भरी हुई थी। 700 साल से अकेडमी अपने कैडेट्स को ट्रेन और प्रोटेक्ट करती आई है। तभी हवा बदलती है। मीडिया का मूड सीरियस हो जाता है और उसके ऑरा के प्रेशर से आसपास के विंडोज छिन्न भिन्न हो जाते हैं। वो कहती है, मिड टर्म से पहले मुझे मल्टीपल सर्वे रिपोर्ट्स मिली थी कि आइलैंड सेफ है। स्कॉपली आइलैंड पर कभी कभी मर्मेड साइटिंग्स होती थी, इसलिए मैंने हर प्रिकॉशन लिया था। फिर भी मेरे देखते देखते इतना भयानक इंसिडेंट कैसे हो गया?
सी फ्रीड उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे शांत करता है। मीडिया एक शर्मीली सी स्माइल के साथ सॉरी कहती है, लेकिन तुरंत ही वो फैनगर्ल मोड में चली जाती है। वैसे गामा तो कमाल का है, एक अकेला बच्चा और एक मर्मेड डीमन को हरा दिया। तुम्हें क्या लगता है सीफ? सी फ्रीड शांत होता है। उसने अपनी जिंदगी में कई नेचुरल बॉर्न टैलेंट देखे हैं। बहुत लोग जिन्हें चोजन वन कहा गया, पर वो अपनी रोशनी खो बैठे। हीरो फैमिलीज में जीनियस शब्द बहुत आसानी से यूज किया जाता है। जहां थोड़ा सा टैलेंट दिख गया, बस खून के नाम पर जीनियस कह दिया। इसी वजह से सी फ्रीड ने अपनी पोती एबेल के लिए भी ये शब्द कभी यूज नहीं करने दिया। लेकिन अगर बात कांगामा की हो, जिसका टैलेंट समझ से परे है, तो शायद जीनियस का असली मतलब उसी पे फिट बैठता है। वो सोचता है अगर गामा एक्सपीरियंस जोड़ता रहा तो पता नहीं वो किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। शायद वो उस जगह तक जाए जहां तक सी फ्रीड सिर्फ सपने में पहुंच पाया था। सी फ्रीड बिना उसके सवाल का जवाब दिए मीडिया के पास से गुजरता है, लेकिन जाने से पहले उसे कह देता है कि फिलहाल अकेडमी में ही रुके। मीडिया मुस्कुराती है और उसके पीछे चल पड़ती है। दोनों हॉलवेज से गुजरते हुए छोटी छोटी बातें करते रहते हैं। कुछ देर बाद गामा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और हमेशा की तरह क्लास अटेंड करने चला जाता है। हेडमास्टर के कहने पर यह बात पूरी तरह से छुपाई गई थी कि उसने स्कोपोली आइलैंड पर एक डीमोनॉइड को खत्म किया था। गामा सोचता है कि शायद उसकी ही वजह से उसके क्लासमेट्स इतने केयरफ्री हैं, क्योंकि उसने ही मर्मेड को रोका था। जब उससे पहली बार डिस्चार्ज मिला तो सबसे पहले वो स्कूल के फोर्ज गया था, ताकि मुरासमी स्वॉर्ड को दोबारा शेप दे और एनहांस कर सके। अभी के लिए वो तलवार उसके लिए बस एक मेटल रॉड जैसी थी, स्वॉर्ड गॉड के ब्लेसिंग के बावजूद, इसलिए रीफॉर्जिंग जरूरी थी। वहां उसकी मुलाकात ब्लैकस्मिथ वोलेंडर से होती है। अब गामा सिर्फ यही चाहता है कि एनहांसमेंट सफल हो। रीसेंट इवेंट्स के बारे में सोचते हुए उसे पीछे से क्लोई की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है कि क्लोए क्रचेस पर उसकी तरफ आ रही है। उसका पैर कास्ट में है। स्पीड वेपन के इमरजेंसी ट्रीटमेंट की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते में वो बिना क्रचेस के चल सकेगी। उसके चोट के बावजूद वो अब काफी बेहतर लग रही थी। गामा जानता है कि चाहे उसने मर्मेड को अकेला मारा हो, लेकिन सबकी मेहनत का ही नतीजा था कि सब लोग जिंदा बचे। क्लोए का रेस्क्यू कॉल, रेचल के मोमेंट क्लियर करने की स्किल और स्पीड के हीलिंग और ब्लेसिंग, सबका अपना रोल था। सिर्फ एक बंदा था जिसका कोई खास योगदान नहीं था, लीवॉन। गामा सोचता है कि क्या वो ऐसे फाइटिंग स्पिरिट के साथ डीमन किंग को हरा भी पाएगा, शायद इसलिए क्योंकि वो सबसे पहले घायल हो गया था। उनकी बातें तब रुक जाती हैं जब इंस्ट्रक्टर क्लास में घुसकर सबको चिल्लाता है कि अपनी सीट्स ले लो और अनाउंसमेंट सुनो, ट्रेनिंग असेंबली के पहले। जब सब स्टूडेंट्स अपनी जगह पर बैठ जाते हैं तो इंस्ट्रक्टर बताता है कि उनके साथ एक को इंस्ट्रक्टर भी होगा। पहले सब स्टूडेंट्स थोड़ा इरिटेट होते हैं, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि को इंस्ट्रक्टर कौन है, सब शॉक हो जाते हैं।